डॉक्टर साहिबा, हमें अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं और क्या आप सिर्फ आईवीएफ एक्सपर्ट हैं या उसके अलावा भी जो है गायनाकोलॉजिस्ट, और किन किन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं और क्या कर रही हैं आजकल? कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं इनफर्टिलिटी, आईवीएफ एंड जेंडर सिलेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ एंड कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजिस्ट। वेरी नाइस। और मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एंड एवर केयर हॉस्पिटल में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि गर्मियों का मौसम है और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन इस मौसम में उनको किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और वो ख़वातीन आपके पास किन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं? सबसे पहले ये है कि वेदर बहुत हॉट है। इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, हम उनको ये कहते हैं कि वो गैर ज़रूरी घर से ना निकले, ठीक है। अपनी आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ करें, अपना लिक्विड इंटेक ज़्यादा करें। जितना वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगी वो कंफर्टेबल रहेंगी। इसके अलावा लूज़ कंफर्टेबल उनकी क्लोथिंग होनी चाहिए। इसके अलावा वो कूल शावर लें और कूल रूम्स में और कूल इन्वायरमेंट में रहें, तो इससे उनके प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जो गर्मी में जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो हमारे पास आती हैं, तो उनको एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन इन्फेक्शन का बहुत प्रॉब्लम हुआ होता है। ऑब्वियसली जब वो लिक्विड इंटेक नहीं इतना कर रही हैं और स्वेटिंग हो रही है तो जो आपका यूरिन है वो डार्क कलर हो जाता है, यूरिन करते हुए पेन या बर्निंग की सेंसेशन होती है। इसके अलावा ये है कि जो उनको बीपी उनका बहुत ज़्यादा शूट हो जाता है। क्योंकि जब हीट होती है तो हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो बॉडी को कूल डाउन करने के लिए नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। और जब वेसल्स नैरो हो जाएंगी तो जो उसमें से ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द बेबी जा रहे हैं वो भी कंप्रोमाइज होंगे, जिसकी वजह से फिर बेबी की ग्रोथ रिटार्डेड होगी। और बहुत कम केसेस में देखा गया है कि उनकी वक्त से पहले उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं और वेट कम हो जाता है उनका। बहुत कम केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि बेबी की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो समर से होते हैं। ठीक है। अभी आपने मेंशन किया था कि ये ब्लड प्रेशर उनको हो जाता है, तो क्या प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा सकते हैं? डिफरेंट है। जो रूटीन की कुछ मेडिसिन जो हम नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं वो डिफरेंट है। इसलिए अगर जब भी आपको प्रेगनेंसी में बीपी का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही कोई दवाई लें। अपनी मर्जी से कोई भी दवाई यूज़ नहीं करें। अर्ली एज में वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके क्या नुकसान होते हैं, और जो लेट मैरिज है ज़रा उसको भी थोड़ा सा बता दें। वो बच्चियाँ जो हमारे पास 18, 19 और 20 इयर्स की एज में आती हैं, मोस्टली देखा गया कि उनमें न्यूट्रिएंट्स का इतना पूल नहीं होता, जिसकी वजह से वो बच्चियाँ मोस्टली एनीमिया के साथ प्रेजेंट करती हैं, जिसको हम एक आम जुबान में कहते हैं कि खून की कमी होती है। इसके अलावा इन बच्चों में थोड़े से ब्लड प्रेशर रेज होने के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली इनमें देखा गया है वो ये है कि जो आपका पेल्विक आर्किटेक्चर है ना, मतलब जो पेल्विस है उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई होती, तो जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में बहुत इश्यू होता है। बेबी के स्टक होने के चांसेस होते हैं और ऑब्वियसली फिर बेबी कंप्रोमाइज होने के या बेबी की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर वो सी सेक्शन में एंड अप होती हैं और फिर सी सेक्शन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस एज ग्रुप में जब उनके पास बेबी भी होता है तो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के हम लोग कैसे कोप करेंगे, हम बेबी को कैसे संभालेंगे। और फिर उनको अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर वो एक लॉन्ग सीक्वेंस चलता जाता है। ठीक है। आपने तो ये बता दिया, हमें ये भी बता दें कि ओल्ड एज में क्या मसले उनको पेश आते हैं। हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं एडवांस्ड मैटरनल एज। ये हम उन लेडीज़ के लिए करते हैं जो 35 इयर्स और अबव एज की होती हैं। इन पेशेंट्स में मोस्टली देखा जाता है कि अगर ये कंसीव करती हैं तो मिसकैरेज के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि इनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, मतलब यूट्रस में प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पे स्टे नहीं करती, ट्यूब्स में स्टे कर जाती है। एंड थर्ड, ओल्ड एज के साथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
और जब ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, इस ओल्ड एज ग्रुप में या एडवांस मैटरनल एज में डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बीपी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा की पोजीशन के और उसके रप्चर होने के, जिसे हम अब्रप्शन कहते हैं, उसके भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है। तो इन पेशेंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम लोग जो भी पेशेंट आते हैं उनको गाइड करते हैं कि आप मैक्सिमम ट्राई करें कि आप 35 इयर्स से पहले कंसीव कर जाएं, क्योंकि 35 इयर्स के बाद कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों से हमें एक गिला रहता है कि आप ये कहते हैं कि एंड तक नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन बाद में आके पता चलता है कि जी सी सेक्शन हुआ है, ऐसा क्यों? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके आंसर में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करें तो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें। वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करती हैं, वो सिजेरियन को प्रेफर करती हैं, और जब आपने एक गायनाकोलॉजिस्ट को वाइजली सिलेक्ट किया है ना, तो फिर आप उस पर ट्रस्ट करें। ऑब्वियसली अगर वो कोई डिसीजन ले रही हैं तो वो या तो मदर की बेनिफिट के लिए है या बेबी की बेनिफिट के लिए है। ठीक है। तो अगर जहाँ पे हमें लगता है कि मदर की हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो रही है या बेबी की कोई उसकी जान को खतरा है, तो हम लोग सी सेक्शन का मशवरा देते हैं। वरना आजकल जो पेशेंट्स आते हैं वो भी बहुत क्लेवर होते हैं, वो भी सब सर्च करके आए होते हैं। इवन अगर ड्यूरिंग लेबर पेशेंट्स को होता है कि जी लेबर का ट्रायल देते हुए डॉक्टर्स कह देते हैं कि जी हार्ट बीट खराब हो रही है तो आपका सेक्शन करना पड़ेगा। तो अब बहुत एडवांसमेंट्स हैं, हम लोग बिल्कुल जो प्रॉप है बेबी की हार्ट बीट की मॉनिटरिंग के लिए वो एब्डोमेन के साथ उसको लगा देते हैं। वो कंटिन्यूसली बेबी की हार्ट बीट को मॉनिटर करता है। सो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके सामने है, आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी अब क्या हो रहा है। ठीक है। इसमें फिर डॉक्टर्स के ऊपर अब थोड़े से मतलब आप कम उसको कह सकते हो कि जी आपने ऐसे किया। ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उनको क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, उनको क्या वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो नॉर्मल हो? ओके, इसमें ये है कि सबसे पहले आपकी ना लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। आप सबसे पहले हेल्दी बैलेंस डाइट लें। जो हमारी एक सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है ना कि अब आपने 2 के लिए खाना है, वो नहीं करें। ठीक है। अच्छी न्यूट्रियस डाइट लें। ठीक है। और थोड़े थोड़े वक्फे से थोड़ा थोड़ा लें। ठीक है। और अपने एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। आप डेली 30 to 40 मिनट्स की वॉक करें और लाइट एक्सरसाइजेस करें। तो उसमें आपके जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर वो जो आपके लिए प्रेफरेबल होगा वो आपको मोड ऑफ डिलीवरी बताएंगे। ओके, वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं कि IVF तरीकाकार इलाज जायज़ है, ठीक है, इसकी सक्सेस रेट कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी ड्यूरेशन क्या है और किन लोगों को ये करवाना चाहिए? देखिए, हमारे जो IVF है हमारी सोसाइटी में इसको एक लास्ट रिजॉर्ट समझा जाता है। लोग तब आते हैं जब वो हर जगह से हर किस्म का ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं और जब उनकी एज 40 हो गई होती है। ठीक है। 40 तक। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप जितनी मर्जी मेडिसिन लेंगे वो कंसीव नहीं होना। ठीक है। लाइक अगर किसी लेडी की ट्यूब्स ब्लॉक है, आप उसमें जो मर्जी कर लेंगे कंसीविंग नहीं होगी। अगर मेल साइड पे जो स्पर्म का काउंट है वो बहुत कम है या उसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है या फीमेल को स्वीयर एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें सारी एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो उसमें आपका बहुत कम चांसेस हैं कि आप नेचुरली कंसीव करें। उसमें तो एज सून एज पॉसिबल अगर आपका प्रॉब्लम आपको डायग्नोज हो जाता है तो आप IVF करवाएं। ठीक है। अगर किसी का एज जैसे 20 में किसी की शादी हुई है या 25 में, तो वो कोई 3 to 5 इयर्स का गैप करके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं कि आपको कितना अर्ली करना है। आपके पास कितने पेशेंट्स अभी तक आए हैं IVF के पेशेंट्स? हम लोग तो डेली बेसिस पे IVF को मैनेज करते हैं। दिस इज सो कॉमन नाउअडेज। ओके। ये जेंडर सिलेक्शन, इसके कितने चांसेस होते हैं कि या बेटा जिनको चाहिए होता है या फिर जो चाहते हैं कि उनकी बेटी हो? ओके, जो जेंडर सिलेक्शन है उसमें हम लोग जेंडर देखकर फिर हम लोग यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। जब वो बेबी पैदा होता है तो उसमें लोगों का कंसर्न होता है कि कितने चांसेस हैं। दैट इज़ 100%। अगर हम लोगों ने IVF के ज़रिए बेबी बॉय को
उसको प्लेस किया था, तो वो 100% चांस होगा कि आपका बेबी बॉय ही होगा। ओके, आपने कॉस्ट नहीं बताई, कितना महंगा इलाज होता है ये? IVF जो है डिफरेंट अच्छे रिप्यूटेबल सेंटर्स में इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 6 to 10 lakhs के राउंड अबाउट है। डिफरेंट सेंटर्स में थोड़ा रेट्स का डिफरेंस है। ठीक है। और जो इसका सक्सेस रेट है वो हम लोग 40% कहते हैं। अच्छा, सक्सेस रेट इसका 40% है। 40%। ओके।